नमस्कार दोस्तों, पेज स्नैप के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। कोलकाता में हुए जघन्य अपराध के संदर्भ में आज हम तारा कौशल की किताब वाई मैन रेप एन इंडियन अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन के एक काले पेज की ओर रुख करेंगे, ताकि हम शर्म से यह न कहें कि बेटी बचाओ, बल्कि गर्व से यह कहें कि बेटे को सिखाओ। आखिर क्यों होती है ऐसी हिंसा और कैसे इसे रोका जा सकता है? इस जांच में आपका स्वागत है, जो यौन हिंसा के जटिल और विचलित कर देने वाले मुद्दे की गहन पड़ताल है। तारा कौशल की किताब वाई मैन रेप एन इंडियन अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन हमें उस कठोर सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे कई लोग अनदेखा करना चुनते हैं, और जिसे जानना हम सभी की न केवल नैतिक बल्कि मौलिक जिम्मेदारी है। हम आज तारा कौशल और अपराधियों के बीच हुई वार्तालाप भी सुनेंगे। यह यात्रा तब शुरू होती है जब लेखिका तारा कौशल अंडरकवर जाने का निर्णय लेती है, जो न केवल साहस की मांग करता है बल्कि इससे जुड़े खतरों की गहरी समझ भी आवश्यक है। उन्हें इन पुरुषों से सीधे संवाद करना था, उनकी कहानियां सुननी थी और उनके कार्यों को सही ठहराने के लिए जो तर्क वे देते हैं उन्हें उजागर करना था। आइए जानें कि हमारी साहसी लेखिका ने क्या पाया। भाग 1, अपराधी की मानसिकता को समझने का महत्व। तारा कौशल अंडरकवर रहते हुए एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हैं जो अपने हिंसक कार्यों को सही ठहराता है। यह संवाद कुछ इस प्रकार था। तारा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको नहीं लगा कि यह गलत है? व्यक्ति, गलत क्यों? वो औरत बहुत ज्यादा आजादी दिखा रही थी, उसे सबक सिखाना जरूरी था। तारा, लेकिन क्या यह तरीका सही था? व्यक्ति, अगर मर्द हद नहीं दिखाएगा तो औरतें सिर पर चढ़ जाएंगी। हमें बचपन से यही सिखाया गया है। तारा की जांच से एक बड़ी सीख यह मिलती है कि अपराध करने वाले लोगों की मानसिकता को समझना कितना जरूरी है। यह उनके बर्ताव को सही ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि उन सोच और मान्यताओं को समझने के लिए है जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तारा के अंडरकवर साक्षात्कारों से यह पता चला कि इनमें से कई पुरुष अपने काम को सही मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर महिलाओं पर अधिकार जताने की गहरी भावना होती है। इस भाग के मुख्य बिंदु हैं अधिकार और नियंत्रण। कई यौन अपराधी इस विश्वास के तहत कार्य करते हैं कि उन्हें महिलाओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। यह अधिकार की भावना अक्सर पितृसत्तात्मक परवरिश का परिणाम होती है, जहां लड़कों को सिखाया जाता है कि महिलाओं पर प्रभुत्व स्थापित करना पुरुष होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। औचित्य और तर्क। अपराधियों द्वारा दिए गए तर्कों को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे सामाजिक नियम इस समस्या को बढ़ाते हैं। जैसे अक्सर पीड़िता के कपड़े या व्यवहार को दोष देना एक आम तर्क होता है, जो यह दिखाता है कि हमारी संस्कृति में महिलाओं को उनके साथ हुई हिंसा के लिए ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। हिंसा का सामान्यकरण। साक्षात्कार से यह पता चलता है कि कुछ समुदायों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य रूप से देखा जाता है, जहां ऐसे कृत्यों को अपराध नहीं बल्कि मर्दानगी या यहां तक कि अनुशासनात्मक उपायों के रूप में देखा जाता है। भाग 2, यौन अपराध संस्कृति को बनाए रखने में समाज की भूमिका। तारा कौशल एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हैं जो हमले के लिए पीड़िता को दोषी ठहराता है, जो यौन अपराध संस्कृति को बनाए रखने वाले सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह संवाद कुछ इस प्रकार था। तारा, क्या आपको लगता है कि आपके किए का कारण केवल आप खुद हैं या इसमें समाज की भी भूमिका है? व्यक्ति, देखिए, औरतों को अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। अगर वो छोटे कपड़े पहनेंगी और रात को बाहर घूमेंगी तो कोई ना कोई तो ऐसा करेगा ही। हम तो वही कर रहे हैं जो समाज हमें सिखाता है। तारा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह सोच गलत है? समाज को तो औरतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। व्यक्ति, बिल्कुल, लेकिन औरतों को भी समझना चाहिए समाज में ऐसा ही चलता आ रहा है। अगर उन्हें अपनी इज्जत चाहिए तो उन्हें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। किताब से मिली दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि समाज यौन अपराध संस्कृति को बनाए रखने में कैसी भूमिका निभाता है। कौशल की जांच से पता चलता है कि यौन हिंसा केवल व्यक्तिगत विकृति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचनाओं में गहराई से निहित है। सीखने के मुख्य बिंदु। पितृसत्ता और लिंग भूमिकाएं। पितृसत्ता केवल पुरुषों के महिलाओं पर अधिकार होने के बारे में नहीं है,
यह सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में है जो कठोर लिंग भूमिकाओं को लागू करती हैं। अक्सर पुरुषों को सिखाया जाता है कि पुरुष बनने के लिए उन्हें प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए, जबकि महिलाओं को विनम्र बनने के लिए सिखाया जाता है। ये भूमिकाएं यौन हिंसा की व्यापकता में सीधे योगदान करती हैं। प्रणालीगत विफलताएं तारा विभिन्न संस्थानों जैसे कि कानूनी व्यवस्था और मीडिया की विफलताओं को उजागर करती हैं, जो अक्सर पीड़ितों का समर्थन करने या अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने में असफल रहती है। उदाहरण के लिए, मीडिया में पीड़ित को दोषी ठहराना या कानून प्रवर्तन से मिल रही उपेक्षात्मक दृष्टिकोण पीड़ितों को न्याय की मांग करने से हतोत्साहित कर सकता है और अपराधियों को प्रोत्साहित कर सकता है। सांस्कृतिक कथाएं। किताब यह भी बताती है कि कैसे यौन और शक्ति के आसपास की सांस्कृतिक कथाएं बलात्कार संस्कृति में योगदान करती हैं। कई समाजों में यौन को शक्ति और नियंत्रण से जोड़ा जाता है, न कि परस्पर सम्मान और सहमति से। यह खतरनाक कथा कई यौन हिंसा के कृत्यों की नींव बनती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उत्पीड़न केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक मुद्दा है। उत्पीड़न संस्कृति से लड़ने के लिए हमें उन मानदंडों, कथाओं और संस्थानों को चुनौती देनी होगी जो इसे बनाए रखते हैं। इसका मतलब है प्रणालीगत बदलाव के लिए वकालत करना और लिंग और शक्ति के बारे में सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए काम करना। भाग 3। बलात्कार के पीछे मनोवैज्ञानिक कारक। तारा कौशल एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हैं जिसने यौन अपराध किया है और वह उसके कार्यों के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश कर रही है। तारा, आपने जो किया, क्या कभी आपको लगा कि ऐसा करना गलत था या कोई पछतावा हुआ? व्यक्ति, गलत नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरे मन में तो बस यही था कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलना चाहिए, और वो लड़की मुझसे मना कर रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। तारा, तो क्या आपको लगता है कि आपका गुस्सा सही था और आप उसे काबू में नहीं कर सकते थे? व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जो चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलेगा तो मेरी मर्दानगी पर सवाल उठता है। मैं चाहता था कि वो माने और इसीलिए मैंने वो किया। तारा, क्या कभी आपके मन में उसके दर्द या उसकी तकलीफ का ख्याल आया? व्यक्ति, नहीं, उस समय मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे अपनी बात मनवानी है। मुझे उस वक्त उसकी भावनाओं का ध्यान नहीं आया। कौशल की किताब में उन मनोवैज्ञानिक कारकों के बारे में भी मूल्यवान अंतर्दृष्टि दी गई है जो पुरुषों को बलात्कार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यौन हिंसा के मूल कारणों को समझने के लिए इन कारकों को समझना आवश्यक है। सीखने के मुख्य बिंदु। नार्सिसिज्म और सहानुभूति की कमी। कौशल द्वारा साक्षात्कार किए गए कई पुरुषों में नार्सिसिज्म के लक्षण पाए गए, जिसमें सहानुभूति की कमी और स्वयं की महत्ता की अतिरंजित भावना शामिल है। ये मनोवैज्ञानिक लक्षण उन्हें अपने पीड़ितों को अमानवीय बनाने और अपने कार्यों को सही ठहराने में मदद करते हैं। असुरक्षा और शक्ति। कुछ बलात्कारी गहरे जड़ असुरक्षाओं से प्रेरित होते हैं। इन पुरुषों के लिए बलात्कार शक्ति और नियंत्रण को स्थापित करने का एक तरीका बन जाता है, जो उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में महसूस की गई कमी या अस्वीकृति की भरपाई करता है। समाजीकरण और मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग। बलात्कार में योगदान करने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण अक्सर सामाजिक मानदंडों द्वारा सुदृढ़ होते हैं। उदाहरण के लिए, लड़कों को सामाजिककरण में यह सिखाया जाता है कि आक्रामकता मर्दानगी की एक वैध अभिव्यक्ति है, जो बलात्कार की ओर ले जाने वाले मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को विकसित करने की संभावना को बढ़ा सकता है। बलात्कार के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारकों को संबोधित करने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रयासों की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के बारे में है। सामाजिक स्तर पर यह उन समाजीकरण प्रक्रियाओं को चुनौती देने के बारे में है जो हानिकारक मनोवैज्ञानिक लक्षणों में योगदान करते हैं। अंत में किताब महत्वपूर्ण सीख देती है कि यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कौशल जोर देती हैं कि बदलाव को कई स्तरों पर होना चाहिए। व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रणालीगत सीख के मुख्य बिंदु हैं। व्यापक शिक्षा यौन हिंसा को रोकने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक शिक्षा है। कौशल व्यापक यौन शिक्षा की वकालत करती हैं, जिसमें सहमति, सम्मान और लैंगिक समानता पर चर्चा शामिल होती है। ऐसी शिक्षा प्रारंभिक अवस्था में शुरू होनी चाहिए और जीवन के सभी चरणों में जारी रहनी चाहिए। कानूनी और संस्थागत सुधार। कानूनी सुधार आवश्यक हैं ताकि बलात्कारियों को जवाबदेह ठहराया जा सके
और पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान समर्थन मिल सके। इसमें कानून प्रवर्तन को उन मामलों को संवेदनशीलता के साथ संभालने के लिए प्रशिक्षित करना शामिल है और यह सुनिश्चित करना कि न्यायपालिका न्याय को तेजी से और निष्पक्ष रूप से दिलाती है। सांस्कृतिक परिवर्तन संभवतः सबसे चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बलात्कार को रोकने के लिए सबसे आवश्यक पहलू भी है। इसमें मीडिया में लैंगिक भूमिकाओं के चित्रण को बदलना, यौन और शक्ति के बारे में हमारी बातचीत को पुनः परिभाषित करना और यौन हिंसा के मामलों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को बदलना शामिल है। इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है कि पीड़ित को दोषी ठहराने को अस्वीकार करें और हर संभव तरीके से बचे हुए लोगों का समर्थन करें। यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई बहुआयामी है और इसके लिए कई मोर्चों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। खुद को और दूसरों को शिक्षित करके, कानूनी सुधारों के लिए वकालत करके और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए काम करके हम एक ऐसे समाज में योगदान कर सकते हैं जहां यौन हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाता है और जहां हर किसी के अधिकारों और गरिमा का सम्मान किया जाता है। जैसे हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि व्हाई मेन रेप सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करने वाला संदेश है। अगर आपको यह सारांश उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी किताबों के सारांश देख सकें। आपका थोड़ा सा समर्थन और प्यार हमें और अधिक बौद्धिक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने के लिए अत्यधिक मनोबल देता है। अगली कौन सी किताब का सारांश चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।